are going to learn the more. Yes, beta. Please repeat. What are you telling? Yes. What did you told, beta? I can't hear you. Please repeat. All of you can see the PPT. Yes, ma'am. Yes. Now, these are the volumes which are been given in your textbook. Now, let us understand all these values. The figure which has been given on the right hand sides, that you have to by heart. ठीक है, वो पूरा आपको पूरा लर्न करना है, बाय हार्ट करना है, जो फिगर्स यहाँ पर दिए हैं. Let us first learn the different types of respiratory volumes and the capacities. So the first respiratory volume which we are going to learn is the tidal volume, which has been abbreviated as TV. Tidal volume, TV. टाइडल वॉल्यूम का मतलब है जो हम नॉर्मल रेस्पिरेशन करते हैं. देखो, जो इसमें इंपॉर्टेंट टर्म है मैंने उसको ऑलरेडी अंडरलाइन करके रखा है, सो दैट आपको समझना बहुत ही आसान हो जाएगा. सो टाइडल वॉल्यूम का मतलब जो आप नॉर्मल रेस्पिरेशन करते हो, द वॉल्यूम ऑफ एयर जितना हम इनहेल करते हैं और जितना हम एक्सेल करते हैं ड्यूरिंग अ नॉर्मल रेस्पिरेशन is called as the tidal volume. Volume का मतलब आपको समझता है ना बेटा, जगह. Yes. So tidal volume का मतलब है जितना एयर हम इंस्पायर करते हैं और जितना एयर हम नॉर्मल रेस्पिरेशन में एक्सपायर करते हैं, that is called as a tidal volume. And that volume has been calculated to be about 500 ml. In ml है, हाँ, this volume has been in ml. ठीक है. So first one समझा सबको. Next one is the inspiratory reserve volume, which has been abbreviated as IRV. अब इसका मतलब क्या है? It is a forceful inspiration. अभी बहुत सारे लोगों ने योगा सीखा होगा during lockdown. You must have heard about the yoga in which you have to forcefully do the inhalation. मतलब जोर से सांस अंदर लेना होता है, forcefully लेना पड़ता है सांस. तो जब आप फोर्सफुली एयर अंदर लेते हो, ये योगा का इंपॉर्टेंस इतना क्यों है, ये आपको इस रेस्पिरेटरी वॉल्यूम से समझ में आ जाएगा. सो व्हेन यू आर डूइंग द इंस्पिरेशन फोर्सफुली, जब आप फोर्सफुली इनहेल करते हो, इनहेलेशन करोगे, तो आप जस्ट देखो कितना वॉल्यूम बढ़ गया है. नॉर्मल के वक्त इट इज जस्ट 500 ml, पर जब आप फोर्सफुल इंस्पिरेशन कर रहे हो, जब आप जबरदस्ती एयर अंदर और ले रहे हो, उस टाइम पे द फिगर हैज बिकम 2500 to 3000 ml. जस्ट इमेजिन, नॉर्मल में 500, पर जब हम फोर्सफुल इंस्पिरेशन करें, मतलब बहुत जोर से अगर हम इनहेल कर रहे हैं एयर को, तो ये फिगर कितना बढ़ गया? 3000 ml. लेट अस से 3000 ml हो गया. ठीक है, which is also called as a complemental air. Next is, again आपने वो योगा में वो किया होगा ना, अलोम विलोम, मीन्स इनहेल करना है और जोर से एक्सेल करना है, जोर से एक्सेल करना है. किया है कि नहीं? लॉकडाउन में बहुत सारे लोगों ने सुना होगा, किया नहीं होगा तो. अलोम विलोम मीन्स Yes. इनहेलेशन, फोर्सफुल इनहेलेशन एंड फोर्सफुल एक्सेलेशन. ठीक है, तो फोर्सफुल एक्सेलेशन, जिसको हम एक्सपीरेशन भी कह सकते हैं, उसको कहा जाता है रेस्पिरेटरी रिजर्व, एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ERV, which can also be called as a supplemental air. ठीक है. नाउ हाउ मच इट इज, जब आप फोर्सफुल भी इन एक्सेल कर रहे, देखो जब फोर्सफुल इनहेलेशन किया तो वॉल्यूम वाज 3000 ml, पर जब आप फोर्सफुल एक्सेलेशन कर रहे हो तो कितना बाहर जा रहा है? सिर्फ 1000 to 1100 जा रहा है. मतलब इसका मतलब आपको क्या समझ में आ रहा है कि कुछ तो एयर है जो बचा भी है. जस्ट इमेजिन, हाँ, अगर 3000 वॉल्यूम इनहेल हुआ है और सिर्फ 1000 बाहर जा रहा है फोर्सफुली के बाद भी, तब भी कुछ वॉल्यूम बचा है.
है कि नहीं? इन दोनों को माइनस करेंगे तब भी कुछ बचा है, तो इन दोनों को माइनस करने के बाद जो कहाएगा उसको कहाएंगे हम रेजिडुअल वॉल्यूम, आरवी, रेजिडुअल वॉल्यूम। रेजिडुअल वॉल्यूम का मतलब, रेजिडुअल का मतलब क्या होता है? बचा हुआ। तो वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स आफ्टर फोर्सफुल एक्सपिरेशन, आप फोर्सफुल एक्सपिरेशन करने के बाद भी जितना एयर हमारे लंग्स में बचा है उसे हम कहेंगे आरवी। इन सिंपल टर्म, हाउ यू कैन गेट दिस आरवी? व्हेन यू सब्सट्रैक्ट आईआरवी माइनस ईआरवी। इज इट क्लियर? जब आप फोर्सफुल इंस्पिरेशन को फोर्सफुल एक्सपिरेशन के साथ माइनस करोगे तो जितना एयर बचेगा दैट इज कॉल्ड एज अ आरवी। सबको समझ में आ गया ये फिगर? ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड? ठीक है, इसलिए ये अनुलोम विलोम करना बहुत जरूरी होता है। व्हेन यू डू फोर्सफुल इनहेलेशन, आप अपने लंग्स का कैपेसिटी बढ़ा रहे हो। कितना बढ़ा रहे हो? 3000 ml बढ़ा रहे हो जब हम फोर्सफुल इंस्पिरेशन कर रहे हैं। जब आप फोर्सफुल एक्सपिरेशन कर रहे हो तब भी सिर्फ आप 1000 या 1100 बाहर निकालोगे। तो ये योगा का इंपॉर्टेंस क्या है? टू इंक्रीज योर रेजिडुअल वॉल्यूम, मींस योर लंग का जो रेजिडुअल वॉल्यूम है वो इंक्रीज रहेगा। तो यू विल नॉट हैव द प्रॉब्लम ऑफ द ऑक्सीजन और द एयर। ठीक है ना? There is one more thing called as a dead space, which has been abbreviated as DS. What is that? It is a volume of air that is present in the respiratory tract. Respiratory tract is very important, but not involved in the gaseous exchange. ठीक है? अभी हमारा respiratory tract, you have already learned, it starts from our nasal cavity to our larynx, then our pharynx, then trachea, then bronchi, bronchioles. ये पूरा हमारा respiratory tract है। तो डेड स्पेस का मतलब है वो एयर जो कि गैशियस एक्सचेंज में पार्टिसिपेट ही नहीं करता है। हाँ, गैशियस एक्सचेंज में इसका कोई रोल नहीं है। हाँ ना, ये बाहर जाएगा ना अंदर आएगा, फिर भी हमारे लंग्स में रहेगा। ठीक है? सो it is that volume of air which will not participate in exchange of gas, but it will be present in our respiratory tract. तो ये कितना होता है? तो डेड स्पेस जो है, ठीक है, डेड स्पेस जो है वो दैट इज 150 ml. डेड एयर वॉल्यूम इज अबाउट 150 ml. तो आप देख सकते हो, दिस इज ट्रेकिया, दिस आर ब्रोंका, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, एल्वियोलाई। तो इन सब के अंदर एयर कुछ रहता ही है, हमेशा ही रहता है, एंड दैट हैज बीन सपोज्ड टू बी द डेड स्पेस. सो पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट from nostril to the terminal bronchi, not involved, this word is very important, not involved in gaseous exchange, is called as the dead space. And how much is the volume? It is about 150 ml. इतना सबको समझ में आ गया? yes or no? Yes. वापस मैं बता रही हूँ, देखो बेटा, नॉर्मल जब आप रेस्पिरेशन करोगे तो जितना, जैसे अभी आप सब लोग नॉर्मली बैठे हो, मैं भी नॉर्मल हूँ, हम लोग नॉर्मल रेस्पिरेशन कर रहे हैं, तो हम कौन सा वॉल्यूम कर रहे हैं? वी आर डूइंग टीवी, मींस वी आर डूइंग टाइडल वॉल्यूम। नॉर्मल रेस्पिरेशन के वक्त जितना भी इनहेल करें, जितना भी एक्सेल करें, दैट इज अबाउट, उससे हमारा कितना वॉल्यूम हो रहा है? 500 ml हो रहा है। पर जब आप सुबह उठ के या जब आप अनुलोम विलोम कर रहे हो, जब आप फोर्सफुल इंस्पिरेशन कर रहे हो, तो उसका फायदा क्या है? जब आप फोर्सफुल इंस्पिरेशन करोगे तो योर वॉल्यूम विल इंक्रीज टू अबाउट 3000, 2500 to 3000 ml. When you do the forceful expiration, only 1000 or 1100 will be removed. That means there is some residual volume. ठीक है? And that residual volume is very important. Air remains in the lungs after the forceful expiration also. That is about 1100 to 1200. Apart from all this figure, there is one more volume which is called as a dead space, which is not involved in the gaseous exchange, but it is always present. And the volume is about 150 ml. Okay? Now, next thing we are going to learn is the total lung capacity and the vital capacity. अभी इतना हमारा पढ़ के हो गया, अब हम कुछ और टर्म्स पढ़ते हैं.
टोटल लंग का कैपेसिटी। अभी देखो मैंने बोला कि जब फोर्सफुल इंस्पिरेशन कर रही हूँ मैं, जब मैं फोर्सफुल इंस्पिरेशन कर रही हूँ तो मैं 3000 ml तक मैं अपना लंग्स का कैपेसिटी बढ़ा सकती हूँ, तो दैट इज माय लंग का कैपेसिटी ना। तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर दैट द लंग्स कैन होल्ड आफ्टर अ फोर्सफुल इंस्पिरेशन, नॉर्मल के वक्त तो जस्ट 500 है, बट जब मैं जबरदस्ती इनहेल कर रही हूँ, जब मैं फोर्सफुली इनहेल कर रही हूँ, तो मेरा ये जो कैपेसिटी है वो 3000 का है। तो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज अ टोटल लंग कैपेसिटी। ठीक है, टोटल लंग कैपेसिटी। इज इट वेरी क्लियर ऑल ऑफ यू? तो मैक्सिमम टोटल लंग कैपेसिटी कितना होता है? अबाउट 5200 टू 5800 ml। okay, next is the vital capacity। vital मतलब important। so the maximum amount of air that can be breathed out after a maximum inspiration, ये हो गया हमारा वाइटल कैपेसिटी। जितना भी एयर हम ब्रीथ आउट करते हैं आफ्टर अ मैक्सिमम इंस्पिरेशन, दैट इज कॉल्ड एज अ वाइटल कैपेसिटी। so how we can calculate the vital capacity? We can do the addition. We can do the addition of TV plus IRV plus ERV, is about 1100 to 4100 to 4600 ml. I hope this much is also very much clear. Anyone is having doubt in this? मैम वाइटल कैपेसिटी रिपीट करो। वाइटल मीन्स टोटल। वाइटल कैपेसिटी का मतलब होता है टोटल कैपेसिटी, मतलब इंपॉर्टेंट कैपेसिटी। सी द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर, पहले वाले में और इसमें क्या फर्क है बेटा? इसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर दैट द लंग्स कैन होल्ड है, होल्ड। प्लीज नोट डाउन दिस वर्ड, जितना अपना लंग्स होल्ड कर सकता है आफ्टर अ मैक्सिमम इंस्पिरेशन। बट वाइटल में हमने क्या बोला? यहाँ पे होल्डिंग है। जैसे फॉर एग्जांपल आप इनहेल करो, जोर से इनहेल करो और होल्ड करके रखो, हाँ होल्ड करके रखो, तो जितना आप होल्ड करके रख पाओगे वो क्या होगा? आपका टोटल लंग का कैपेसिटी। पर वाइटल कैपेसिटी का मतलब क्या है? अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी ब्रीथ आउट, ब्रीथ आउट, जितना आप ब्रीथ बाहर कर पा रहे हो, जितना आप एक्सेल कर पा रहे हो आफ्टर अ मैक्सिमम इंस्पिरेशन, दैट इज योर वाइटल कैपेसिटी। आई होप दिस इज नाउ अंडरस्टूड। यस मैम। ठीक है, so we have seen the breathing, I have explained you about the capacities also. Now let us, वो बीच वाला जो टॉपिक था वो एक ये कैपेसिटीज का था, ये आपके टेक्स्ट बुक में है। You have to by heart this figure also. Now let us move on to the mechanism of respiration का। फर्स्ट वाला हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, that is breathing. We are going to learn about the second process, that is the external respiration. अब ये एक्सटर्नल, इंटरनल और सेल्यूलर का मतलब क्या है, पहले अच्छी तरह से इसको समझ के लो। अंडरस्टैंड द मीनिंग कि हम एक्सटर्नल क्यों बोल रहे हैं, इंटरनल क्यों बोल रहे हैं और सेल्यूलर क्यों बोल रहे हैं। तो इस ये जो पीपीटी है इससे आपको पूरा चीज आपका क्लियर हो जाएगा कि एक्सटर्नल मतलब किसको बोला जा रहा है, इंटरनल मतलब किसको और सेल्यूलर मतलब किसको बोला जा रहा है। सो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन का मतलब है जो रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन मतलब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं हम लोग? गैसियस एक्सचेंज। जब भी कभी गैसियस एक्सचेंज एल्वियोलाई एंड ब्लड में होता है, एल्वियोलाई एंड ब्लड में हो रहा है, कब कहाँ पे होगा मुझे बताओ? एल्वियोलाई और ब्लड में, लंग्स के अंदर होगा, होगा कि नहीं होगा? जब हम इनहेल कर रहे हैं एयर, तो ये सारा एयर मेरे लंग्स में जा रहा है। अब लंग्स से कहाँ जाना चाहिए? ब्लड में जाना चाहिए। फिर ब्लड से कहाँ पर जाएगा? हार्ट के पास जाएगा। फिर हार्ट सारे ऑर्गन्स को प्रोवाइड करेगा, है कि नहीं? हाँ या नहीं? मैं वापस रिपीट कर रही हूँ, देखो जैसे ही आपने इनहेल किया, जैसे ही आपने ऑक्सीजन इनहेल किया, ऑक्सीजन इनहेल करने के बाद कहाँ जाएगा? मेरे लंग्स के एल्वियोलाई में जाएगा, करेक्ट है कि नहीं?
यस Yes. और नो? Yes. Yes. अब ये मेरे लंग्स के एल्वियोलाई में ऑक्सीजन गया है, पर इसको कहाँ पहुंचना है? इसको पूरे बॉडी में पहुंचना है। तो ये पूरे बॉडी में कैसे जाएगा? लंग्स हार्ट को देगा, देगा कि नहीं? क्योंकि हार्ट क्या, एक पंपिंग ऑर्गन है। यस, तो लंग्स से ये ऑक्सीजन वाला ब्लड कहाँ जाएगा? मेरे हार्ट में जाएगा। और क्योंकि हार्ट एक पंपिंग ऑर्गन है, हार्ट सब जगह इसको पंप करेगा। तो पंप करेगा तो सारे ऑर्गन्स के पास ऑक्सीजन पहुंच जाएगा। ठीक है, एंड यही उल्टा चीज होता है, सारे ऑर्गन्स के पास से CO2 हार्ट के पास में आता है, हार्ट लंग्स को देता है CO2, तो फिर हम CO2 को एक्सेल करते हैं। समझ में आ गया? सो दिस इज द नॉर्मल प्रोसीजर विच वी आर डूइंग एवरी डे, एवरी मिनट, एवरी सेकेंड, है ना? आपने एयर इनहेल किया, आपने ऑक्सीजन इनहेल किया, ऑक्सीजन लंग्स में गया, लंग से ब्लड लेकर जाएगा हार्ट तक, हार्ट पंप करेगा, ब्लड के थ्रू सारे ऑर्गन्स के पास जाएगा, ब्लड ने ऑक्सीजन सारे ऑर्गन्स को पहुंचा दिया, सारे ऑर्गन्स के पास से CO2 लेके आएगा, हार्ट के पास लेके आएगा, हार्ट लंग्स को देगा, और जैसे ही लंग्स के पास आएगा हम एक्सेल करेंगे CO2 को बाहर। गॉट इट? तो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन का मतलब है लंग्स और ब्लड के बीच का लेन देन, गैस का लेन देन। ठीक है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन मतलब लंग्स और ब्लड के बीच में जो गैस का लेन देन हो रहा है। गैस का लेन देन मतलब O2 ब्लड ले रहा है और CO2 एल्वियोलाई को दे रहा है। ठीक है, यस, O2 ऑक्सीजन ब्लड ले रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोलाई को दिया जा रहा है, सो दैट एल्वियोलाई बाहर निकालेगा। ओके, अब इंटरनल रेस्पिरेशन का मतलब क्या है? अगेन अ लेन देन बिटवीन द ब्लड एंड द टिश्यूज। ठीक है, अब मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि अपना हार्ट के पास हार्ट पंप करेगा, तो हार्ट पंप कैसे करेगा? इन द ब्लड ऑक्सीजन सारे ऑर्गन्स को लेकर जाएगा, तो मेरे किडनी के पास लेके जाएगा, मेरे लिवर के पास लेकर जाएगा, मेरे पैनक्रियास के पास लेकर जाएगा ब्लड। ठीक है, तो जब मेरे ऑर्गन्स और ब्लड के बीच में लेन देन हो रहा है ऑक्सीजन एंड CO2 का, ठीक है, टिश्यूज नहीं बोल के मैं ऑर्गन भी बोल सकती हूँ, बिकॉज ऑर्गन्स आर मेड अप ऑफ टिश्यूज ओनली। ठीक है, तो जब मेरे ऑर्गन्स और मेरे ब्लड में लेन देन हो रहा है अगेन गैस का, उसको हम बोलेंगे इंटरनल रेस्पिरेशन। और सेल्यूलर रेस्पिरेशन का मतलब क्या है? अब मेरा ऑर्गन टिश्यू से बना हो, टिश्यू मेरा सेल से बना है, तो हर एक सेल, जैसे अभी मैं स्टमक बोल रही हूँ, तो मेरे स्टमक के हर एक सेल ये ऑक्सीजन का इस्तेमाल करेंगे, ग्लूकोज का इस्तेमाल करेंगे, और फिर उसके अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया बैठा है वो ATP जनरेट करेगा, है कि नहीं? तो उसको हम बोलेंगे सेल्यूलर रेस्पिरेशन। इज दैट वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इतना समझ में आ गया है? किसी को नहीं समझा है तो प्लीज आस्क मी वंस अगेन। एनीवन? यस और नो? Yes. अंडर हाँ, समझा नहीं. Yes, me. Yes, ma'am. ओके गुड। तो मुझे बताओ एक बार, मैं किसी को तो पूछूंगी तब, देन ओनली आई विल अंडरस्टैंड। अक्षय नायर, अक्षय नायर, अक्षय नायर, प्लीज ऑन योर माइक। अक्षय नायर बैच 1। हेलो। हाँ, सिर्फ हेलो बोल के म्यूट करने को नहीं बोला मैंने, माइक ऑन रखो अपना। हेलो मैम, आवाज आ रहा है? हाँ, ओके, टेल मी बेटा, व्हाट डू यू मीन बाय एक्सटर्नल रेस्पिरेशन? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन मतलब एक्सचेंज ऑफ गैस बिटवीन डैश एंड डैश। अक्षय टेल मी, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में देयर इज एक्सचेंज ऑफ गैस बिटवीन डैश एंड डैश। No response. I will note down his name.
मैडम लोग प्लीज इसका नाम नोट डाउन करो, अक्षय नायर का। नेक्स्ट दिव्येश। दिव्येश दिव्येश बैच 3। दिव्येश बैच 3, नो रेस्पॉन्स। वेट, आई विल नोट डाउन द नेम्स। और मेरे को ये बच्चे लोग अभी चाहिए ही नहीं नेक्स्ट लेक्चर में। इफ यू कांट रेस्पॉन्ड आल्सो, देन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अटेंडिंग द लेक्चर? Divyesh and Akshay Nair, both of you. Aditi Award, Yes, ma'am. बताओ एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में कहां से कहां पे हो रहा है एक्सचेंज? Alveoli and blood. एल्वियोला किधर होता है? Alveoli. हाँ, End of the bronchioles. इतना टाइम लग रहा है बोलने के लिए। वेयर द एल्वियोलाइज आर प्रेजेंट? यस, दे आर प्रेजेंट एट द एंड ऑफ द, they are the structural and functional unit of lungs. Yes, Okay. ma'am. Next, wait, I will see the next name. Sahil Award. Sahil Award, batch 3. Yes, ma'am. इंटरनल रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है बेटा? साहिल अवार्ड, इंटरनल रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है? सागर पवार, Yes, ma'am. बोलो। इंटरनल रेस्पिरेशन मींस एक्सचेंज ऑफ गैस बिटवीन डैश एंड डैश। Blood stream. हाँ, इतना टाइम लगता है आंसर देने के लिए? नेक्स्ट विकास। विकास बागुल, Yes, ma'am. इंटरनल, सेम क्वेश्चन। इंटरनल रेस्पिरेशन कहां से कहां पे होता है? Blood and tissues में. ब्लड एंड Tissues. टिश्यूज कहां पर प्रेजेंट होता है? Tissues. टिश्यूज कहां पर है? आपकी बॉडी में है क्या टिश्यूज? हाँ. कहां पर है? कोई भी एक जगह बताओ कहां पर है। डोंट नो, वेरी गुड। आपके पास सेल है कि नहीं है? यस, सेल है या नहीं? कि वो भी नहीं है? Hey. तो व्हाट इज सेल? ग्रुप ऑफ सेल्स कॉल्ड एज? व्हाट इज ग्रुप ऑफ सेल्स कॉल्ड एज? यस, ग्रुप ऑफ सेल को क्या बोलते हैं? Tissue. आपको इतना भी नहीं मालूम है? यू आर लर्निंग द लेक्चर, कब से सुन रहे हो? दिस इज माय Ma'am, थर्ड tissue. लेक्चर। हाँ Tissue बोला मैं tissue. हाँ, आपके पहले किसी और ने भी बोला, तभी अब इतना टाइम लगता है टिश्यू बोलने के लिए? ग्रुप ऑफ सेल का आंसर बोलने के लिए इतना टाइम लगता है, जबकि पहले किसी और बच्चे ने बोल भी दिया। चलो बताओ, टिश्यूज इज मेकिंग दी
tissues are making dash. organ, हाँ, तो organs are making the tissue. organs are making tissue. Very good. No, sorry, ma'am. Organs are making the organ system. And हाँ. organ system is making the organism. तो अभी मैंने आपको क्या पूछा, ये इतना सारा मैंने आपको क्यों पूछा है? मैंने आपको पूछा कि आप टिश्यू का मुझे एक एग्जाम्पल बताओ, तो बताओ मुझे कोई भी एक एग्जाम्पल टिश्यू का, कुछ भी बोल सकते हो ना आप। और अभी मैंने आपको एक्सप्लेन करते वक्त भी बताया ना, लिवर हो गया, स्टमक हो गया, किडनी हो गया, दे आर ऑल मेड अप ऑफ टिश्यूज। नेक्स्ट, तुषार, तुषार खड़े। Yes, ma'am. सेल्यूलर रेस्पिरेशन का मतलब किधर होता है? Inside the cell. अच्छा, इनसाइड द सेल। विच इज द पावर हाउस? कहाँ पे बनता है एनर्जी? विच इज द पावर हाउस? कहाँ पे एनर्जी जनरेट होता है सेल के अंदर? विच इज द पावर हाउस ऑफ द सेल? Mitochondria. माइटोकॉन्ड्रिया, करेक्ट, माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, सो नाउ प्लीज डू अंडरस्टैंड दिस टेबल, दिस टेबुलर फॉर्म को अच्छी तरह से अगेन समझो। नहीं समझेगा तो प्लीज आस्क मी अगेन एंड अगेन। अगर नहीं तो आई विल आस्क। अभी ये सारे नाम को मैंने ऑलरेडी सर को फॉरवर्ड किया है। दिव्येश, अक्षय नायर, साहिल अवार्ड एंड सागर पवार, ये सारे बच्चे को मैंने बोला है, सर को भी ऑलरेडी फॉरवर्ड कर दिया ऑल दिस नेम्स। अभी ये एक्सप्लेन करने के बाद भी मैं कुछ बच्चों को पूछूंगी, नहीं आएगा तो आई विल स्ट्रेट अवे रिमूव। नहीं, जब मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ आपको नहीं समझेगा, यू कैन आस्क मी एन नंबर ऑफ टाइम्स, पर जब मैं पूछूंगी तो फिर अगर आपको नहीं आए देन आई विल रिमूव यू। ओके, now what is this diagram about? This is the alveoli. We have already learned the lungs का जो last part होता है वो alveoli होता है, which is a balloon like structure. ठीक है, तो अभी हमने देखा कि एल्वियोलाई और ब्लड वेसल्स के बीच में जो रेस्पिरेशन होता है दैट वी कॉल्ड इज एज अ एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। ठीक है, फिर इन दोनों के बीच का रेस्पिरेशन इज द एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। देन हार्ट पंप करेगा, पंप करने के बाद सारे ऑर्गन्स को देगा, ऑर्गन्स या टिश्यूज को देगा। तो ऑर्गन और टिश्यू के बीच में जो रेस्पिरेशन होता है उसे हम कहते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन। और जो सेल के अंदर हो रहा है, ये टिश्यू के अंदर सेल है, सेल के अंदर जो हो रहा है दैट इज कॉल्ड एज अ सेल्यूलर रेस्पिरेशन। ठीक है, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि व्हाट हैपेंस। अगेन ये जो फिगर आपको नजर आ रहा है, ये जो नंबर्स आपको नजर आ रहा है, ये आपको बाहर करना है। ड्यूरिंग द इंस्पायर्ड एयर, इंस्पायर्ड एयर मतलब जब आप एयर इनहेल करते हो, ठीक है, उस वक्त आपका PO2, what is PO2? Partial pressure of oxygen, partial pressure of oxygen, PO2। ठीक है, now what do you mean by the word partial pressure? Partial pressure का मतलब है the pressure exerted by individual gas। ठीक है, pressure exerted by individual gas in a mixture is called as the partial pressure। तो जब हम इनहेल करते हैं, गैस इनहेल करते हैं, तो सिर्फ ऑक्सीजन नहीं होता है, एयर इनहेल करते हैं। अब इस एयर में से जो ऑक्सीजन है उसका पार्शियल प्रेशर काफी ज्यादा होता है, दैट इज अबाउट 104 mm of Hg। You all know that the pressure is been calculated in mm of Hg। प्रेशर है ना, तो इसलिए mm of Hg है। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज अबाउट 104, ये आपको फिगर याद करना है। और एल्वियोलाई के अंदर सारे ऑर्गन्स के पास से लाया हुआ कार्बन डाइऑक्साइड इज 40 mm of Hg। ठीक है, तो देखो ऑक्सीजन ज्यादा है, CO2 कम है, तो इसके वजह से क्या होता है, देयर इज एक्सचेंज ऑफ गैस व्हिच इज बीन टेकिंग प्लेस। पार्शियल प्रेशर में जब जो गैस का ज्यादा रहेगा प्रेशर वो अंदर आ जाएगा और जिसका प्रेशर कम होगा वो बाहर ही रह जाएगा।
तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि CO2 कम है, दैट इज ओनली 40, whereas ऑक्सीजन इज 104। तो इसके वजह से क्या होगा, ऑक्सीजन अंदर चला गया और CO2 ऊपर आ गया, ऑक्सीजन अंदर आ गया। देखो, यू कैन सी दिस विद द एरो मार्क, ऑक्सीजन अंदर आ गया है। अब ये जो ऑक्सीजन अंदर आया है, जिसको हम प्योर ब्लड बोलते हैं या फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं, यू कैन सी दैट हार्ट से ये हमारे सारे टिश्यूज और ऑर्गन्स में जा रहे हैं। अब ये जो रेड कलर का ब्लड है, ऑक्सीजन वाला ब्लड, वापस अब टिश्यूज में जा रहा है, ठीक है। अब टिश्यूज में भी जा रहा है, तो यू कैन सी ओवर हियर दैट ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर इज यहाँ पे भी 95 एंड CO2 का इज 40 mm of Hg। तो यहाँ पे O2 का प्रेशर ज्यादा है 95, इसलिए वो O2 अंदर आ गया वापस, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाने वाला है, अब यहाँ पे CO2 ऑलरेडी बन के रेडी है इन द टिश्यूज एंड ऑर्गन। तो अब टिश्यू एंड ऑर्गन के अंदर CO2 का लेवल ज्यादा है, प्रेशर ज्यादा है। तो CO2 का प्रेशर कितना ज्यादा है, 45 mm of Hg है, और ऑक्सीजन का लेवल कम है, ऑक्सीजन का प्रेशर कम है। सो व्हाट विल हैपन, CO2 ऊपर चला जाएगा, CO2 ऊपर चला गया। अब ये जो CO2 ऊपर गया है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कमिंग टू द हार्ट, और हार्ट के पास से वापस फिर ये लंग्स के पास जाएगा, और लंग से एल्वियोलाई में जाएगा, और एल्वियोलाई से बाहर चला जाएगा, ठीक है। नाउ अगेन जस्ट आई एम रिपीटिंग, यू कैन जस्ट फॉलो द एरो मार्क, सिर्फ एरो मार्क को फॉलो करो। और एक चीज क्या याद रखोगे, जिसका पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा उसको एंट्री मिलेगी, ठीक है। जिसका पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा उसको एंट्री मिलती है, अंदर एंट्री मिलती है। अगेन लेट अस सी, हमने एयर को इंस्पायर किया, हमने इनहेल किया एयर को। जब हमने एयर को इनहेल किया तो उसके अंदर ऑक्सीजन का प्रेशर ज्यादा था, कितना था, 104 mm of Hg। अब इसके वजह से क्या हो गया, इसका प्रेशर ज्यादा है तो इसको ब्लड वेसल में एंट्री मिलेगी, ये चला गया ब्लड वेसल के अंदर, पल्मोनरी वेन के अंदर। अब ये पल्मोनरी वेन से हमारे हार्ट में जाएगा, हार्ट से कहाँ जाएगा, सिस्टमिक आर्टरी के वजह से सारे टिश्यूज में जाएगा। अब टिश्यू में भी जाने के बाद देखो, यहाँ पे पार्शियल प्रेशर किसका ज्यादा है, ऑक्सीजन के, CO2 ऑक्सीजन का ज्यादा है। तो ऑक्सीजन का ज्यादा है तो ऑक्सीजन को एंट्री मिलेगी, तो ऑक्सीजन वापस अंदर चला गया टिश्यू में, क्योंकि इसको ज्यादा है, 95 mm of Hg है, ये वापस अंदर चला गया। अब हम ये ब्लू कलर से देखेंगे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर CO2 प्रेजेंट है ना। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है। तो व्हाट विल हैपन नाउ, अब यहाँ पे कौन बड़ा है, ऑक्सीजन बड़ा है कि कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। डाइऑक्साइड बड़ा है, तो एंट्री किसको मिलेगी, कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड। डाइऑक्साइड। तो अब टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाएगा, क्योंकि ये 45 mm of Hg है। फिर अब ये सिस्टमिक वेन के मदद से हार्ट के पास आएगा, फिर हार्ट की वजह से वापस लंग्स में जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी की मदद से अपने लंग्स में जाएगा, और लंग्स में फिर जाने के बाद एल्वियोलाई में चला जाएगा, ठीक है। क्योंकि ऑक्सीजन इधर आ गया तो ये आसानी से CO2 अंदर जाएगा एल्वियोलाई में, और जैसे ही एल्वियोलाई में जाएगा हम एक्सेल करेंगे, हम बाहर निकाल देंगे उसको, ठीक है। तो ये जो फिगर है बेटा, ये सब आपको याद करना बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। एल्वियोलाई में PO2 is 104 and PCO2 is 40. Here in the internal respiration which carries oxygenated blood, PO2 is 95 and PCO2 is 40. Whereas deoxygenated blood में PO2 कम रहेगा और PCO2 ज्यादा रहेगा, 45 mm of Hg। तो ये जो फिगर है ना, ये तीनों फिगर आपको याद रखना बहुत बहुत जरूरी है। आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड दिस मच। किसी को कुछ डाउट है? मैम आपने पार्शियल प्रेशर का एक स्टेटमेंट बताया था, वो हाँ, बताइए। मैं अभी वो आपको बता रही हूँ। आपको ये फिगर समझ में आया? मैं आपको वो पूरा दे रही हूँ। यस मैम। यस मैम। I will explain you what is partial pressure in the next PPT. मैं आपको सिर्फ ये, मैंने अभी आपको डायग्राम से एक्सप्लेन किया। Each and everything I will be explaining you once again in detail. देखो वापस let us move on. External respiration हम पढ़ रहे हैं, कहाँ पर होता है? It takes place in the alveoli and blood. करेक्ट है, ये alveoli है, ये blood है।
अब ये एल्वियोलाई और ब्लड का ये वाला जो पार्ट का जहां पे मैं कर्सर मूव कर रही हूँ, ये वाले पार्ट को अगर हमने माइक्रोस्कोप के नीचे देखा तो ये पार्ट ऐसा नजर आता है। ये एल्वियोलाई है और ये ब्लड वेसल्स है, ठीक है। सो इट टेक्स प्लेस बिटवीन द एल्वियोलाई एयर एंड द ब्लड। बोथ एल्वियोलाई एंड कैपिलरी वॉल किससे बना है? स्क्वैमोस एपिथेलियम से बना है। ब्लड वेसल भी स्क्वैमोस एपिथेलियम से बना है और एल्वियोलाई भी स्क्वैमोस एपिथेलियम से बना है। क्यों? क्योंकि हमने फीचर्स में पढ़ा था कि कोई भी रेस्पिरेटरी सरफेस कैसा होना चाहिए? थिन वॉल्ड होना चाहिए। तो ये रेस्पिरेटरी सरफेस ही है ना, एल्वियोलाई और ये ब्लड वेसल। तो ये ब्लड वेसल भी थिन वॉल्ड है और एल्वियोलाई भी थिन वॉल्ड है, ठीक है। As it is a epithelium, we know that you have already learned in your 11th standard that all the epithelium are resting on a basement membrane. तो ये एल्वियोलाई है, एल्वियोलाई का बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल का बेसमेंट मेम्ब्रेन। मतलब आप बीच में ग्रीन कलर का देख सकते हो कि दोनों का बेसमेंट मेम्ब्रेन है। And this membrane is called as the respiratory membrane. समझ में आ गया सेकंड पॉइंट भी? Yes. तो समझ गया सेकंड पॉइंट? मैं Yes, वापस ma'am. रिपीट कर रही हूँ, एल्वियोलाई का वॉल एंड ये जो ब्लड वेसल है ये दोनों बहुत ही पतले हैं। क्यों पतले हैं? क्योंकि ये दोनों भी स्क्वैमोस एपिथेलियम से बना है। अब जो भी एपिथेलियम होता है वो बेसमेंट मेम्ब्रेन पे रेस्ट करता है। तो एल्वियोलाई भी का भी बेसमेंट मेम्ब्रेन और ब्लड वेसल्स का भी बेसमेंट मेम्ब्रेन, दोनों का बेसमेंट मेम्ब्रेन ये ग्रीन कलर से दिखाया गया है। तो इसको ही हम क्या कहेंगे? रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन बोलेंगे, ठीक है। सेकेंड पॉइंट भी क्लियर है। अब थर्ड पॉइंट क्या बोलता है? थर्ड पॉइंट बोलते हैं कि जब भी कभी डिफ्यूजन होगा, डिफ्यूजन का मतलब आप सिंपल टर्म में क्या समझोगे? एक्सचेंज ऑफ गैस। जब भी कभी डिफ्यूजन होगा हमेशा फ्रॉम हायर पीपी टू लो पीपी में होगा, फ्रॉम हाई टू लो। अभी हमने देखा उसका एग्जाम्पल, हाई टू लो, हमेशा हाई टू लो हुआ है ना। तो ये पॉइंट भी क्लियर है। डिफ्यूजन ऑफ गैसेस ऑलवेज टेक्स प्लेस फ्रॉम हाई पीपी टू लो पीपी। व्हाट इज पीपी? अब वो जो Partial आप pressure. पार्शियल प्रेशर, ये पार्शियल प्रेशर क्या है जो आप मुझे पूछ रहे थे, वो देखो इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया है। इंडिविजुअल प्रेशर ऑफ गैस इन अ गैस मिक्सचर। जैसे फॉर एग्जांपल एक एयर है, एयर के अंदर बहुत सारे गैसेस हो सकते हैं, उसके अंदर CO2 हो सकता है, उसमें N2 हो सकता है, उसमें ऑक्सीजन हो सकता है, उसमें हाइड्रोजन, मतलब बहुत सारे गैसेस हो सकते हैं। अब ये गैस के अंदर खुद का प्रेशर, खुद का हर एक इंडिविजुअल प्रेशर, मतलब ऑक्सीजन का कितना है, मिक्सचर में कोई भी अगर गैस का मिक्सचर है उसमें खुद का अपना प्रेशर जो होता है गैस का, उसी को हम कहते हैं पार्शियल प्रेशर। समझ में आया? सो इंडिविजुअल प्रेशर ऑफ गैस, हर एक गैस का खुद का अपना प्रेशर इन अ मिक्सचर, इन अ गैस मिक्सचर इज कॉल्ड एज अ पार्शियल प्रेशर। समझ में आ गया ये सारे पॉइंट्स? Yes, ma'am. तो एल्वियोलाई और ब्लड में होता है। फिर हमने बताया एल्वियोलाई और ब्लड दोनों स्क्वैमोस से बने हैं, इसी की वजह से थिन है। फिर हमने बताया कि डिफ्यूजन हमेशा हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर होता है। फिर हमने पार्शियल प्रेशर का मतलब भी समझा कि पार्शियल प्रेशर का मतलब होता है हर एक गैस का खुद का प्रेशर इन अ मिक्सचर, ठीक है। दिस इज द डायग्राम व्हिच हैज बीन गिवन इन योर टेक्स्ट बुक, ठीक है, to show the exchange of gas between the alveoli and the capillary. Again you can see with this very simple diagram. पहले आप इसके स्ट्रक्चर को देखो, देखो ये जो स्पेस नजर आ रहा है ये स्पेस, हाँ, और स्पेस के आजू बाजू में कौन सा है? स्क्वैमोस एपिथेलियम है रेस्टिंग ऑन अ बेसमेंट मेम्ब्रेन। और नीचे वाला डायग्राम किसका दिख रहा है? ब्लड वेसल्स का दिख रहा है। अगेन ब्लड वेसल्स में भी आप स्क्वैमोस एपिथेलियम को देख पाओगे। तो देखो एल्वियोलाई से ऑक्सीजन अंदर जा रहा है और ब्लड वेसल से CO2 यहाँ पे आ रहा है, ऊपर की तरफ आ रहा है, ठीक है। चलो लेट अस सी, अभी जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है वही सब चीजें मैं आपको एक एक करके स्टेप वाइज एक्सप्लेन करूंगी। देखो फर्स्ट वाला पार्ट, partial pressure of carbon dioxide entering the pulmonary capillaries is 45 mm of Hg.
partial pressure of carbon dioxide entering the pulmonary capillary कितना है 45 mm of Hg। एल्वियोलाई में कितना है पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इन एल्वियोलाई कितना है 40 mm of Hg। तो ये डिफरेंस होने की वजह से अभी देखो आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ बेटा, कैन यू अंडरस्टैंड। देखो ये वाला ब्लड, अभी प्लीज सी द कर्सर, ये 45 mm of CO2 है। देखो यही वाला डायग्राम वापस देखो, ये 45 mm of CO2 है, ये 45 of CO2 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी CO2 का कितना वैल्यू है 45, करेक्ट है कि नहीं? यहाँ पे 45 है ना, यस यही 45 प्रेशर वाला CO2 यहाँ पे मूव कर रहा है। तो यहाँ का जो CO2 है, ये बाहर वाला CO2, इसका वैल्यू कितना है 45, क्योंकि ये ब्लू लाइन ऊपर तक जा रहा है। ठीक है, तो अब मैं वही बता रही हूँ आपको कि ये जो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है इट इज 45 mm of Hg। और एल्वियोलाई में जो आया है, अभी गैस मिक्सचर आया, अभी मैंने एयर इनहेल किया तो उसमें CO2 भी आएगा, तो इनहेलेशन में 40 mm of Hg का CO2 भी आया है। तो क्योंकि देयर इज अ डिफरेंस एक बड़ा एक छोटा है ना, तो फिर क्या होगा CO2 विल डिफ्यूज फ्रॉम कैपिलरी इनटू द एल्वियोलाई। यहाँ पे बड़ा है यहाँ पे कम है, तो ये CO2 अंदर चला जाएगा, जो बड़ा रहेगा वो अंदर जाएगा, अभी मैंने आपको बताया था। तो यहाँ का CO2 कितना है, बड़ा है ना 45 है, अंदर का CO2 कम है 40 है, तो जो बड़ा रहेगा वो अंदर जाएगा, तो ये बड़ा वाला CO2 अंदर चला जाता है, करेक्ट है। सो CO2 डिफ्यूजेस फ्रॉम कैपिलरी इनटू द एल्वियोलाई। ये कैपिलरी है, ब्लड वेसल्स है ना, कैपिलरी मतलब ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल से किधर चला गया एल्वियोलाई में चला गया। ये वाला पॉइंट सबको समझ में आ गया है? यस मैम। ओके, नेक्स्ट अब हम ऑक्सीजन की बात करते हैं। ये मैंने किसके बारे में बात किया, CO2 का डिफ्यूजन। तो CO2 का आपको समझ गया कि ये 45 वाला CO2 यहाँ से आया, यहाँ से आया, यहाँ से आया, और जब हमने इनहेल किया उसमें 40 था, तो जो बड़ा वाला CO2 था वो अंदर चला गया। अब हम ऑक्सीजन की बात करेंगे कि ऑक्सीजन कैसे होता है। अभी देखो PPO2 इन एल्वियोलाई, partial pressure of oxygen is 104 mm of Hg। अब ये 104 वाला हार्ट में जा रहा है, पर हार्ट से होते हुए जब यहाँ पे आ रहा है तो उसका प्रेशर थोड़ा कम हो गया, दैट इज अबाउट 95 mm of Hg। ठीक है, अब यहाँ पे CO2 का वैल्यू एकदम कम है कि नहीं, सो दैट इज अबाउट 40 mm of Hg। So due to the difference, what will happen? एल्वियोलाई से कैपिलरी में चला जाएगा, एल्वियोलाई से कैपिलरी में, यहां से यहाँ पे एल्वियोलाई से कैपिलरी में चला जाएगा। Got it all of you? समझा? Yes. तो बड़ा है तो अंदर गया, तो अगेन द सेम थिंग। अभी हम पढ़ेंगे कि कौन कौन सी चीजें रेस्पॉन्सिबल है। तो alveoli are the primary site of gas exchange that we know. O2 and CO2 are exchanged by simple diffusion। इसमें कोई एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ रही है, एकदम सिंपल डिफ्यूजन से चला जा रहा है। सिंपल डिफ्यूजन में किस चीज की जरूरत है, एक को बड़ा है एक को छोटा होना चाहिए, जो बड़ा है वो अंदर उसको एंट्री मिल जाएगी। सो इट डिपेंड्स अपॉन दिस मेनी फैक्टर्स, ये सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। प्रेशर, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, solubility of gas, thickness and surface area of the membrane. So let us understand each and everything in detail now. तो प्रेशर या फिर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, तो प्रेशर या कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट इज जो बड़ा है वो अंदर जाएगा, जो ज्यादा ग्रेडियंट है जिसका प्रेशर ज्यादा है वो अंदर जाएगा। तो सेम थिंग ओवर हियर आल्सो विद द सिंपल डायग्राम यू कैन अंडरस्टैंड द थिंग। पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 is greater than the blood capillaries, so वो आसानी से अंदर चला जाता है। Similarly, partial pressure of deoxygenated blood में ज्यादा होता है, 45 mm of Hg रहता है, और एल्वियोलाई में कम रहता है, तो ये आसानी से डिफ्यूज हो गया। ठीक है, तो दैट इज प्रेशर। प्रेशर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। एक प्रेशर ज्यादा होना ही चाहिए तभी डिफ्यूजन होगा, नहीं तो डिफ्यूजन नहीं हो पाएगा। तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं कि डिफ्यूजन होने के लिए कौन कौन सी चीजों का इंपॉर्टेंस होता है।
तो सबसे पहला है प्रेशर, एक प्रेशर को ज्यादा रहेगा तभी, एक कोई तो प्रेशर ज्यादा होना चाहिए तभी डिफ्यूजन हो पाता है। फिर है सोल्यूबिलिटी। अभी कार्बन डाइऑक्साइड का सोल्यूबिलिटी जो है वो 20 to 25 टाइम्स ज्यादा है देन दी ऑक्सीजन। So solubility of carbon dioxide is 20 to 25 times higher than the oxygen. So the amount of carbon dioxide that can diffuse the membrane per unit difference in the partial pressure is much higher as compared to the oxygen. तो यहाँ पे solubility का भी importance है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का सोल्यूबिलिटी ज्यादा है तो वो जल्दी से डिफ्यूज हो जाता है, जल्दी से डिफ्यूज हो जाता है। ठीक है, सो द डिफरेंस इन द पार्शियल प्रेशर इज मच हायर एज कंपेयर टू द ऑक्सीजन। नंबर 3 इज द थिकनेस। वी नो दैट जितना पतला मेम्ब्रेन रहेगा उतना अच्छे से डिफ्यूजन होगा, थिक रहेगा तो नहीं हो पाएगा। तो डिफ्यूजन के लिए मेम्ब्रेन एकदम थिन होना चाहिए। तो थिन किसके वजह से है? इट इज बिकॉज ऑफ दिस स्क्वैमोज एपिथेलियम। ठीक है, स्क्वैमोज एपिथेलियम ऑफ द ब्लड वेसल्स आल्सो रेस्टिंग ऑन द बेसमेंट मेम्ब्रेन। कितना इसका थिकनेस होता है? द टोटल थिकनेस इज जस्ट अबाउट 0.5 माइक्रोमीटर, एकदम पतला, एकदम पतला। इसके वजह से इट एनेबल्स द इजी एक्सचेंज ऑफ गैस। नेक्स्ट इज द सरफेस। जितना ज्यादा सरफेस होगा उतना ज्यादा एक्सचेंज होगा। तभी तो हम बोलते हैं ना कि हमारे लंग्स में 700 मिलियंस ऑफ एल्वियोलाई है। इतना ज्यादा एल्वियोलाई क्यों है? टू इंक्रीज द सरफेस एरिया। ठीक है, इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया फॉर डिफ्यूजन। So presence of alveoli increases the surface area of lungs. So it increases the gaseous exchange. The surface area of human lung is equal to a tennis court. जितना बड़ा टेनिस कोर्ट होता है ना, उतना बड़ा हमारा lungs का surface area होता है। Is that very clear? मैं वापस एक बार ये सारा पीपीटी दिखा रही हूँ। Please try to understand what it is. ठीक है, we have seen, just see this diagram once again. किसी को कुछ डाउट है तो you can ask me. We are just learning today the external respiration. We are learning, we have seen that during inspired air partial pressure of oxygen is 104. क्योंकि ये ज्यादा है, ये कैपिलरी में आ गया, ये ब्लड वेसल में आ गया, पल्मोनरी वेन में आ गया, पल्मोनरी वेन से हार्ट में जाएगा, हार्ट से फिर ब्लड टिश्यू में जाएगा। ठीक है, तभी कितना है? 95। तो 95 ज्यादा है, आगे नहीं अंदर चला जाएगा। अगर हम CO2 की बात करेंगे तो CO2 डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ज्यादा होता है, इसके वजह से वो वैसे ही कैरी होके हार्ट के पास आएगा और फिर एल्वियोलाई में भी जब आएगा तो ये 45 mm ऑफ Hg में आएगा। तो क्योंकि 45 mm ऑफ Hg ज्यादा है तो इसको एंट्री मिल जाएगी एल्वियोलाई के अंदर। ठीक है, और फिर हम उसको एक्सेल कर देंगे। What are the special point? कि it takes place in the alveoli, air and the blood. It is made up of squamous epithelium, both blood vessels and the alveoli. Diffusion हमेशा high PP to low PP में होता है और partial pressure का मतलब individual pressure of a gas. फिर मैंने आपको एक एक करके एक्सप्लेन करना चाहा है बाय CO2 डिफ्यूजन। CO2 डिफ्यूजन कहाँ पे हो रहा है? ये पल्मोनरी कैपिलरी मतलब पल्मोनरी आर्टरी भी आप बोल सकते हैं। पल्मोनरी आर्टरी में कितना है? 45 mm ऑफ Hg है। एल्वियोलाई में कितना है? 40 mm ऑफ Hg है। इसके वजह से CO2 अंदर चला गया। तो ड्यू टू द डिफरेंस, ये डिफरेंस है ना 45 और 40 का डिफरेंस है ना, इसके वजह से CO2 किधर डिफ्यूज हुआ? फ्रॉम कैपिलरी। कैपिलरी नहीं बोल के आप आर्टरी भी बोल सकते हो, आर्टरी का ही तो ब्रांचिंग कैपिलरी होता है। तो कैपिलरी से एल्वियोलाई के अंदर चला गया। वैसे ही O2 का सेम, O2 यहाँ पे एल्वियोलाई में ज्यादा है, 104 है। ठीक है, यहाँ पे कम है तो अंदर आ जाएगा, एल्वियोलाई से अंदर आ जाएगा, अंदर आ गया। और फिर द डिफरेंस की वजह से फ्रॉम एल्वियोलाई टू कैपिलरी ऑक्सीजन का डिफ्यूजन होता है। देन एक्सचेंज होने के लिए कौन कौन सी
4 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं। प्रेशर तो हो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर पार्शियल प्रेशर नहीं होगा तो डिफ्यूजन नहीं होगा। फिर सोल्यूबिलिटी का भी इंपॉर्टेंस है, फिर थिकनेस का भी इंपॉर्टेंट है और एरिया का इंपॉर्टेंट है। तो प्रेशर तो अभी हम पढ़ ही रहे हैं, स्टार्टिंग से ही पढ़ रहे हैं कि प्रेशर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। Then solubility also is taking plays a very important role because CO2 का solubility ज्यादा है as compared to oxygen. कितना ज्यादा है? 20 to 25 times higher than the oxygen. So the amount of CO2 that can diffuse to the diffusion membrane per unit in partial pressure is much higher as compared to that of the oxygen. Then thickness. Thickness के लिए it is lined by the squamous epithelium. एंडोथीलियम का मतलब भी होता है स्क्वैमोस एपिथेलियम, ठीक है, प्लीज नोट डाउन। एंडोथीलियम का भी मतलब होता है स्क्वैमोस एपिथेलियम। इसको एंडोथीलियम क्यों बोल रहे हैं हम लोग? क्योंकि ब्लड वेसल्स का है, क्योंकि इसीलिए हम इसको एंडोथीलियम बोल रहे हैं। दे आर रेस्टिंग ऑन द बेसमेंट मेम्ब्रेन बिटवीन देम। इसका भी बेसमेंट मेम्ब्रेन, इसका भी बेसमेंट मेम्ब्रेन। आप देख सकते हो यहाँ पे दोनों का बेसमेंट मेम्ब्रेन को ही हम रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन बोलते हैं। इसका थिकनेस आप देख सकते हो कि कितना 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 पतला है। एंड लास्टली द सरफेस। सरफेस इंपॉर्टेंस है बहुत, क्योंकि सरफेस रहेगा तभी तो डिफ्यूजन आसानी से हो पाएगा। इज दैट वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू? किसी को कुछ डाउट है, नहीं समझा है? एनीवन? किसी को कुछ नहीं समझ में आया है? प्लीज आस्क मी।